बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में जो देश के लिए काम कर रहे हैं, मतलब आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, भारत को बड़ा बना रहे हैं आप लोग। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमें कि वर्डेंट इम्पैक्ट किस तरह से काम करता है और ये नाम कहाँ से आया, वर्डेंट नाम कहाँ से आया, मतलब क्या है इसका, इसके पीछे कहानी क्या है? जी, भारत की जब बात करते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी 70% से ज़्यादा आबादी और हमारी अर्थव्यवस्था का 40% जो है एग्रीकल्चर से आता है। एग्रेरियन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो वर्डेंट नाम भी दिलचस्प है। वैसे नॉर्स माइथोलॉजी में कई जगह इसका चर्चा होती है, पर हम लोग इसका नाम कुछ ऐसा रखना चाहते हैं जो हमारे देश की जो संस्कृति है या हमारे किसानों की जो संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट करे। तो हमने गोचर भूमि, शस्य श्यामला, कई सारे नाम सोचे, परंतु वो उपलब्ध नहीं थे। बाय लक ये नाम वर्डेंट मतलब ग्रीन, हरित जो भूमि है, यानी जहाँ गायें अपना चारा चरने जाती हैं, शाम को वापस लौट आती हैं और पूरी तरह से हमारे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली बेला, ये दो समय काल माने जाते हैं गांव की अर्थव्यवस्था में। तो ये वहीं से निकल कर आया और इसी तरह से फिर हमने सोचा कि तो ये नाम एकदम परफेक्ट था। दूसरी बात, जब इम्पैक्ट लगाने का मतलब भी ये था कि हम लोग क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, अलाइड सेक्टर में मीथेन उत्सर्जन बहुत बड़ा इशू था लोगों के सामने। तो हम लोग चाह रहे थे कि कुछ ऐसे इम्पैक्ट को दर्शाएं हम लोग और उसको ग्रीन या कहें कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से जोड़ा जाए। तो इस तरह से ये नाम निकल कर आया। अब वर्डेंट किस तरह से काम कर रहा है, तो हम लोग बेसिकली हिंदुस्तान में, भारत में जो लाइवस्टॉक सेगमेंट है उसके डेवलपमेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। और भारत की जो अलाइड सेक्टर इकोनॉमी है, यानी एग्रो सेक्टर है और अलाइड सेक्टर इकोनॉमी में जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ग्रीन रिवोल्यूशन देखा हमने, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क में देखा, अब ब्लू रिवोल्यूशन की बात होती है। तो इसी तरह से जो लाइवस्टॉक रिवोल्यूशन है उसकी हम चर्चा करते हैं। वर्डेंट इम्पैक्ट इस पर काम कर रहा है। बिल्कुल। आपने जो समझाया मैं समझ गई, है ना। लेकिन अगर इस पॉडकास्ट को कोई किसान देखे, क्योंकि आप किसानों के लिए काम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप वर्डेंट को उस तरह से समझाएं जैसे आप जब किसानों से मिलते हैं उन्हें किस तरह से आप कन्विंस करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं इस काम के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप उसी सिंपल तरीके से सरल भाषा में एक बार हमको समझाएं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगना करना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य को हम ध्यान में रख के चल रहे हैं। अब आमदनी दुगना करने के लिए हमारे पास संसाधन क्या है? हमारी ज़मीन है, हमारी जोत है और बैकयार्ड, यानी जो खेत खलियान है उसके पास थोड़ी सी जो जगह है उस पर कुछ काम करा जा सकता है। उसमें आप पोल्ट्री कर सकते हैं, गोट्री कर सकते हैं, यानी पशुपालन है, बकरी पालन है, कुछ भी इस तरह का जो अलाइड एक्टिविटी कर सकते हैं। ज़मीन को बढ़ाकर खींचकर लंबा नहीं किया जा सकता, बड़ा नहीं किया जा सकता। आमदनी भी उसकी सीमित होती है। तो किसानों के साथ जब हम बात करते हैं तो किसान भाइयों के लिए हमने कहा कि आप एक सीमित संसाधन में, सीमित खर्चे में, सीमित मेहनत में आप अपनी आमदनी को 3 गुना 4 गुना बढ़ा सकते हैं। हमारे प्रयासों से 40% से लेकर 300% तक उनकी इनकम में इजाफा होता है। तो किसानों के लिए एक संधारणीय आजीविका और एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड के साथ में एक सतत विकास की जो प्रक्रिया है वो हम लोग उनके लिए बनाते हैं। अब उसमें उनके डेयरी विकास की बात करें, पशुपालन से उनकी आजीविका बढ़ाने की बात करें, उनके किसान को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिले, पशुपालन से जुड़ा हुआ डेयरी उत्पाद अगर वो कर रहे हैं या फिर उसके साथ अलाइड सेक्टर में कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग जो है वर्डेंट इम्पैक्ट में काम कर रहे हैं। अब इसका बैकिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है एनिमल एंसेस्ट्री, यानी पशुओं की वंशावली या उनकी पेडिग्री या उनका कहें कि पूरा जो जीनोम जर्मप्लाज्म बैंक है उसके साथ उनको किसानों को, अगर वो देशज नस्लों की बात करते हैं तो उनको देशज नस्लें पूरी प्योरिटी, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ में सर्टिफाइड तरीके से मिल सके और उनकी हेल्थ जो है उसको भी सुधारा जा सके। इस पर वर्डेंट काम करता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। मतलब अभी तो बहुत कुछ जानना है मुझे वर्डेंट के बारे में और हम धीरे धीरे बाकी चीज़ों पर भी आएंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली, एजुकेशन, कॉलेज, सारी चीज़ों में थोड़ा, ताकि जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको वो आपसे कनेक्ट हो पाएं, है ना, वो आपकी कहानी को और खूबसूरत तरीके से समझ पाए। देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ या कहूँ कि निम्न मध्य वर्गीय परिवार से मैं आता हूँ। पिताजी क्लरिकल सर्विसेज में थे, छोटा सा जॉब था। मेरे दादाजी मिलिट्री, जो हम लोग के जनरेशन में पीढ़ियों से हमारा व्यवसाय रहा है कि हम लोग हमेशा राज की सेवा में, जो हमारे राजस्थान में जाना जाता है सेवा में, राज की सेवा में, राज सेवा में जाने का कल्चर है। तो मेरी जो कम्युनिटी है वो बेसिकली जानी जाती है अपनी सैन्य सेवा में योगदान के लिए। हमारा जो नेटिव ज़िला है वो सबसे ज़्यादा कहें कि सैनिक देने वाले ज़िलों में से एक है। अब मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत साधारण तरीके से आर्ट्स बैकग्राउंड से मैंने किया, क्योंकि उस समय परिवार का उस तरह से नहीं था कि 2 भाई हैं
छोटे भाई को थोड़ा था कि मेडिकल में उसको इंटरेस्ट था, तो एक को सेक्रीफाइस करना क्योंकि उतना अफोर्डेबल। तो आपने किया सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस तो नहीं कहेंगे, पर एक अच्छा डिसीजन रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ा भाई होने के नाते या परिवार में जिम्मेदारी जो होती है, सामान्यतः होता है कि बड़े बेटे को उतना लाड नहीं मिलता जितना छोटे बेटे को मिलता है, तो उसमें और मेरे को खुशी भी है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे से ज़्यादा योग्य है, और उसने पढ़ाई भी अच्छे कंप्लीट किया और अभी काफ़ी अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक परिवार का निर्णय रहा और परिवार ने चाहा कि एक बच्चे को मेडिकल में भेजा जाए, वो काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा। तो ये है। इसके बाद आर्ट्स बैकग्राउंड से फिर मैंने नेट जेआरएफ किया, स्लेट क्वालिफाई किया, पीएचडी में एडमिशन हुआ, पीएचडी शुरू की, और पीएचडी के दौरान ही फिर हम लोग ने, जब मैं मेरे ट्राइबल इलाकों में, जब मैं ट्राइबल ह्यूमन राइट पे रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें जो डैम से विस्थापित थे, तो उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो कुछ केसेस ऐसे आए, तो मुझे लगा कि पढ़ाई लिखाई और सिर्फ एक थीसिस लिखने से तो दुनिया में बदलाव आएगा नहीं, और उस समय ये था कि भी यूथ चेंज लाना चाहता है दुनिया में, किस तरह से चेंज ला सकता है। तो मुझे लगा कि चेंज मेकर बनना पड़ेगा बजाय बातें करने या टेक्स्ट में बात करने के। तो मैंने मेरी प्रोफेसर संगीता शर्मा मैम से बात किया कि मैं मैडम पीएचडी नहीं करना चाह रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा हूँ, और मुझे जेआरएफ को छोड़ने का बड़ा डिसीजन था, क्योंकि जेआरएफ में 10,000 थे, एसआरएफ में 15,000 रुपये मिलते थे, जो कि उस समय एक अच्छा सैलरी के इक्वल होता था। गवर्नमेंट जॉब भी उसके बाद अपॉर्चुनिटी थी, तो उसको भी मतलब बहुत बड़ा रिस्क लिया। फिर मैंने कहा कि मैं वहीं जाके उन इलाकों में काम करना चाह रहा हूँ और उनके जो आजीविका संधारण के लिए काम करना चाहता हूँ। तो हमने एक छोटा सा एनजीओ, यूथ एक एनजीओ हमने यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ बनाया और उस पर काम करना शुरू किया। तो बस यही जर्नी है। वहाँ से शुरू हुआ था नॉन प्रॉफिट से, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि फॉर प्रॉफिट एंटिटी बनाना और लोगों को उससे जोड़ना फॉर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो ज़्यादा बेहतर तरीका रहेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अब के ज़माने में जब हम एक इरा देख चुके हैं सोशलिज्म की, हम एक इरा देख चुके हैं प्राइवेटाइजेशन की, तो मुझे लगता है कि जो कैपिटलिज्म है वही नया सोशलिज्म है। जब तक हमारे पास संसाधन नहीं है या फिर संसाधनों का उचित तरीके से मतलब समागम नहीं होता लोगों के साथ में, या लोगों में पूरी तरह से डिसबर्समेंट नहीं होता, तब तक आपका सोशलिज्म की अवधारणा भी खत्म है। तो बस उस पर काम करना शुरू कर दिया, बस यही जर्नी रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मनीष, जब आपने ये तय किया कि आपको किसान बनना है, मतलब अब किसानों की तरह एकदम खेतों में उतर करके काम करना है, और तब जबकि आप पीएचडी कर रहे थे, तो घर वालों ने, मतलब चाहे वो पिता हो चाहे वो माँ हो, कभी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया कि ये क्या करने जा रहे हो, पीएचडी तो हम इसलिए नहीं करवा रहे थे कि आप किसान बन जाओ? क्योंकि शुरू में ना हमको बड़ा मुश्किल होता है समझाना घर वालों को कि हम एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि शुरू में ही तो हमारे पास फंडिंग नहीं आ जाती, शुरू में ही हम रेवेन्यू नहीं निकालने लगते हैं। तो मतलब घर वालों का क्या कहा उन्होंने कि ठीक है बन जाओ किसान? नहीं, बहुत डांट पड़ी और जैसा हम लोग राजस्थान हरियाणा में तो क्या है कि पिता अपने स्ट्रिक्टनेस के लिए जाने भी जाते हैं, और मूंछों पे ताव देने की परंपरा है। तो उनको लगा कि मैं लोगों में क्या बताऊंगा कि मेरा बेटा भैंस चरा रहा है, यही करना था तो पढ़ाया क्यों तुमको। तो दिक्कत थी, पर माँ ने साथ दिया। फिर पापा को भी मैंने समझाया कि इसमें पोटेंशियल है और धीरे धीरे हम लोग कुछ अच्छा कर लेंगे। लेकिन उसमें क्या है कि साथ ही साथ अब प्रूव करने में बहुत वक्त लगा। इवन मुझे लगता है कि आज भी पापा के मन में कहीं ना कहीं ये है कि अगर आईएएस बनता या बड़ी जॉब में जाता, पता नहीं बनते नहीं बनते वो एक अलग बात है, लेकिन उनको लगा था कि पढ़ने लिखने में ठीक हूँ तो कुछ ना कुछ तो अच्छा और बेहतर कर ही पाऊँगा। और मैंने चुना कृषि में भी फिर पशुपालन, जो पूरी तरह से जाना जाता है कि भाई आपका गोबर में हाथ देने हैं, जानवर के साथ जानवर बनना है, तो वो था। पापा ने मुझसे बोला भी कि जानवर का धंधा कर रहे हो तो तुमको जानवर के साथ जानवर बनना पड़ेगा, सोच लो तुम तैयार हो या नहीं। वो दिन है, तब से लेकर अब तक मतलब 10 साल होने आ गए हैं उस बात को, और अब जाकर पापा समझ पाए हैं। अब उनको लगता है कि नहीं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे पीठ पीछे से तारीफ़ भी करते हैं कि पढ़ने लिखने में अच्छा है, उसने अपनी जगह, लेकिन ठीक है उसने जो किया, प्यार करते हैं, सम्मान से बताते हैं लोगों को। लेकिन वो है कि हाँ, समय बहुत लगा और चीज़ें धीरे धीरे मतलब होता ये है कि आपका डिसीजन है तो जिम्मेदारी भी आपकी उसको सही साबित करने की। पेरेंट्स सिर्फ आपको रोक सकते हैं, समझा सकते हैं। और मिडिल क्लास में दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जब आप सब कुछ दाव पे लगा के आते हैं, आपका सिक्योरिटी, आपका सोशल स्टेटस, इवन मेरे दोस्तों ने भी मेरे डिसीजन को नहीं स्वीकारा। वो लोग मेरे से बात करने से बचते रहे। मेरे बहुत सारे दोस्त ब्यूरोक्रेसी में गए, आईएएस आईपीएस में बने, आज भी टॉप सर्विसेज में हैं। तो उन लोगों को बड़ा अजीब सा लगता था कि भाई क्या है, खेती किसानी कर रहा है। मतलब उनके व्यवहार में बहुत चेंज रहा पिछले, मतलब अगर मैं 2 डिकेड की बात करूं तो आज वो बड़े सीनियर लेवल पे हैं।
लेकिन तो अभी वो कनेक्टेड हुए वो लोग कि नहीं हुए, या अभी तक सब दूरी बना के बैठे हुए हैं? अब वो मेरे को स्टार की तरह देखते हैं कि तुमने अपना सपना देखा है, क्योंकि जॉब्स के अपने सेक्रीफाइस हैं, अपने चैलेंजेस हैं, पर्सनल लाइफ अपना है। अब उनको लगता है कि अपने खेत में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, फार्म हाउस पे रह रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, बच्चों के साथ समय दे पा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं कभी न कभी जब हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मनीष, तुमने भले ही उस समय नहीं लिया, लेकिन अब तुम अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हो, और आने वाले समय में जो हम लोग मिलकर नहीं कर पाए वो तुम अकेले कर पा रहे हो। ये भी एक बड़ी बात है, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये चेंजेस हैं, पर साबित करने के लिए पहली बार फर्स्ट रनर को तो कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, और नहीं, पेरेंट्स का होता है एक्चुअली, पेरेंट्स जो होते हैं ना वो कंसर्न होते हैं बच्चों को लेकर के, मतलब वो चाहते नहीं, अगर जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे आ रहे हैं उनका ये होता है कि हमने जो स्ट्रगल किया है वो हमारे बच्चे ना करें, तो कम से कम किताबों को ठीक तरह से पढ़ लें और ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लें। पर नहीं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी तरह बड़े होकर के कुछ अच्छा करने लगते हैं और पेरेंट्स को 10 साल बाद सेटिस्फेक्शन देते हैं कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, अभी आप देख लीजिए, है ना? तो अच्छा लगता है मैम, क्योंकि माता पिता की आंखों में संतुष्टि का भाव देखना एक बेटे या बेटी का सपना हो सकता है। मेरी सिस्टर जज हैं, जुडिशरी में गए, भाई डॉक्टर हैं। आज भी कंपेयर होता है जब हम पूरा फैमिली गेट टुगेदर होता है तब भी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे भाई बहनों में, पूरे परिवार में, वो सब लोग मेरे डिसीजन का सम्मान करते हैं कि भैया ने जो तय किया कि उनको खेतीबाड़ी करनी है या पशुपालन में जाना है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ों को किया। अब वो अक्सर पूछते हैं, भैया क्या कर रहे हो, कैसे ऐप बना रहे हो, क्या चीज़ें हैं, हमें बताओ, ये सारी बातें। आसपास के किसान आके बताते हैं कि आपके बेटे ने ये किया, आपके बेटे का नाम वहाँ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं संतुष्टि देती हैं। परंतु हाँ, चुनौतियाँ अपनी हैं, और इस देश में जहाँ सरकारी नौकरी या फिर कहें कि सिक्योरिटी को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, स्टार्टअप अभी भी उतना ग्लैमरस नहीं है जितना हम इंडस्ट्री में देखते हैं, या आईवी लीग के बच्चों ने जितना ग्लैमराइज़ किया है। मिडिल क्लास लोगों के लिए तो आज भी मतलब बहुत टफ डिसीज़न है।